मान लीजिए 9वें घर के अंदर बृहस्पति बैठ गए। अब ऐसी अवस्था के अंदर आप बुध को 7वें घर के अंदर अगर आप बैठा देखें, वो परिवार जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। वहां उसके भाग्य को तो छोड़ो, पूरे परिवार का हाल बुरा हो जाता है। और ये जिनको कमी नहीं रही, यही कम कमाने वालों का दिया हुआ दुख भी सहते रहे हैं और अपने परिवार को चलाते रहे हैं। अगर ऐसा इंसान नाम रोशन कर दे तो कह देना, और ऐसा इंसान बच्चों की तरफ से कमी ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सब विद्वान हैं अगर, तो आपको अपनी अपनी कुंडली तो याद आ ही रही होगी। अगर बुढ़ापे की बीमारियां सता रही हैं तो बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, और जवानी के अंदर अगर आप बुढ़ापा भोगने लग गए हैं तो आप जवान हो जाएंगे। ये इतना बड़ा उपाय है। डॉक्टर सभी जगह हैं, सर्जन या वरिष्ठ विशेषज्ञ कहीं कहीं मौजूद होते हैं। एक ऐसे ही श्रेष्ठ विद्वान वरिष्ठ जिन्होंने इस पर अपना बहुत अच्छा शोध किया, उसको तकनीक के साथ जोड़ा और हमारे बीच प्रस्तुत किया, और उस चीज़ को हमारे बीच लाने के लिए हम उनको बहुत धन्यवाद भी करते हैं। मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय श्रीमान जी.डी. वशिष्ठ साहब का, और मैं चाहूँगा कि उनके आशीर्वचन भी हमें प्राप्त हों। सबसे पहले यहाँ मेरे आदरणीय सब बड़े बैठे हैं, श्री जयप्रकाश जी, अनिल वत्स जी, अजय भांबी जी, सेक्रेटरी साहब, आप सबको मेरा प्रणाम है जी। और नीचे भी इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, आप सबको भी प्रणाम। सबसे पहले अक्षय भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया, और वादा किया था अक्षय भाई से कि मैं ज़रूर आऊँगा चाहे कुछ भी हो, तो आना भी पड़ा। और उससे भी बड़ी बात है कि ये इलाका ऐसा है, यह पंजाब का एरिया ऐसा है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। सच्चा आज का विषय शायद ये दाम्पत्य जीवन के सुखी रहने का ही, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो एक छोटी सी बात जो मैं समझता हूँ वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपने और किसी भी देव में अर्ध नारी ईश्वर नहीं देखा होगा, एक भोलेनाथ के अलावा। भोलेनाथ को अर्ध नारी ईश्वर भी बोला जाता है, और वो अर्ध नारी ईश्वर इसीलिए बोला जाता है, जो हमारे वत्स जी बोल के गए हैं कि उनके दाहिने अंडकोश में वाई होता है और बाएं अंडकोश के अंदर एक्स होता है, इसीलिए उनको अर्ध नारी ईश्वर बोला जाता है। और हमारे सबके घरों में एक एक अर्ध नारी ईश्वर तो होता ही है, वो हो तुम्हारे पिता होते हैं, और जिन के भी पिता है वो उनको अर्ध नारी ईश्वर की तरह पूजे तो शायद ये सबसे उत्तम होगा। क्योंकि वो बाप जो अपने घर की इधर उधर की बातें, अपने पड़ोसियों की इधर उधर की बातें, अपने बहू बच्चों की बातें, ये सर्प के रूप में अपने गले में लपेट करके घूमता और किसी को उफ तक नहीं कहता और सबको हंस के बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भोलेनाथ हमारा बाप नहीं तो और कौन होता है। जो अपने बहू बेटे की कड़वी बात सुन करके, पड़ोसी की कड़वी बात सुन के, अपने ही कम बुद्धिहीन भाई बहनों की बात सुन के जहर को कंठ पे रख लेता, अगर ऐसा बाप हमारा भोलेनाथ नहीं होता तो और कौन होता है। तो हमारे सबके घरों में भोलेनाथ वास करते हैं। सच बात है, भोलेनाथ को बहुत कुछ सहना पड़ता है, और ये दुनिया चलाने के लिए पूरी मेहनत भी करनी पड़ती है, और घर पे आकर के अपने से कम अकल वालों को जवाब भी देना पड़ता है। ऐसे हालात होते हैं। और परिवार के अंदर शुरुआत से ही हमारे भारतीय समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ पर हमेशा से रहा है कि एक कमाता रहा है, बाकी खाते रहे हैं, और जिन कम भी कमाते रहे हैं उनको कभी कमी नहीं रही, और ये जिनको कमी नहीं रही, यही कम कमाने वालों का दिया हुआ दुख भी सहते रहे हैं, समझ गए, और अपने परिवार को चलाते रहे हैं। अब ये चीज़ कैसे उत्पन्न होती है? आप देखेंगे कि जब भी किसी की भी जन्म कुंडली में
जब बहुत अच्छा कोई ग्रह दूसरे घर में बैठा हो और उसी वक्त में बहुत अच्छा ग्रह कोई चौथे घर में बैठा हुआ हो, ऐसा इंसान अपनों के लिए कमाने के लिए मजबूर हो जाता है, बहुत अच्छा कमाता है और अपनों के ऊपर ही लुटा करके फिर बाद में उन्हीं के हाथ से दिए हुए त्रास सहता है। आप कोई भी आजमा के देख लो, अगर आपकी कुंडली में किसी की है ये योग तो खड़ा होकर बोल सकता है। दूसरे घर में और चौथे घर में, अच्छा मैं पापी ग्रहों की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। ये योग एक ऐसा है, ऐसा इंसान बना ही अपने घर वालों के लिए होता है। और दूसरा, मैं ये लाल किताब के अनुसार बताने लगा हूँ, जो वशिष्ठ ज्योतिष बना है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये कहीं नहीं लिखी हुई है, वशिष्ठ ज्योतिष में लिखी हुई है, जो अभी मैंने आप सब में से किसी को दी नहीं है अभी, ठीक है। वो मैं एक खास मौके पे सबके लिए ओपन करूँगा। फिर दूसरा, बहुत चर्चा होती है हमारे भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की जब हम बात करें, भाग्य स्थान का अच्छा होना बेइंतहा अच्छा है अगर जिंदगी के अंदर वाकई में आपने सुखी रहना है। और नौवां घर का मध्य होता है, यानी कि वो पूरे परिवार का कारक भी होता है, कि जिसके अंदर परिवार पूरा जुड़ के रहता है। लेकिन इसके अंदर अब नौवें घर के अंदर बृहस्पति से अच्छा क्या बैठाए? मान लीजिए नौवें घर के अंदर बृहस्पति बैठ गए, अब ऐसी अवस्था के अंदर आप बुध को सातवें घर के अंदर अगर आप बैठा देखें, वो परिवार जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। वहां उसके भाग्य को तो छोड़ो, पूरे परिवार का हाल बुरा हो जाता है, पूरे परिवार का हाल बुरा हो जाता है। और ये जो आपस में दुश्मनों के संबंध है ना, ये सब कुछ करते हैं। और इसी तरह से पांचवा घर हमारी इज्जत का लगा लीजिए, पिता का लगा लीजिए, हमारे आगे होने वाले बच्चों का लगा लीजिए, और इसका भी जो लड़ाई है वो सातवें घर से ही है। अगर पांचवें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, चाहे वो कितना भी शुभ हो, उसका दुश्मन ग्रह सातवें घर में बैठा दीजिए। पिता पुत्र की अगर बन जाए तो कह देना, अगर ऐसा इंसान नाम रोशन कर दे तो कह देना, और ऐसा इंसान बच्चों की तरफ से कमी ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सब विद्वान हैं अगर, तो आपको अपनी अपनी कुंडली तो याद आ ही रही होगी, है ना। और वजी ने अभी एक बात बोली कि सुख स्थान 10वें स्थान पर जब ग्रह बैठते हैं, तो वो उन्होंने पराशर जी का कोई सूत्र बताया कि उसको बहुत मेहनती बनाते हैं। यही बात वशिष्ठ ज्योतिष में मैंने लिखी है, यही बात मैंने वशिष्ठ ज्योतिष में लिखी है कि 12वें स्थान पर अगर ग्रह हो और 10वें स्थान पर उसका मित्र ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर आदमी पूरी मेहनत करेगा। उस बच्चे को देखो, अगर दोनों मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके घर में सपूत पैदा हुआ है, कपूत पैदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सूत्र आज वश जी हमें दे रहे थे, मैंने सिंपल कर दिया बस थोड़ा सा। लेकिन 10वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो और 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, ऐसे इंसान को अगर धोखे ना मिले, कलेश ना हो, कामकाज खराब ना हो, पिता के घर के साथ उसकी बनेगी नहीं, ये सारी प्रॉब्लम है उस इंसान को झेलनी पड़ेगी अपने जीवन में। कब? जो 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह वो, या जो 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह वो, उसकी जब महादशा आएगी। तो ऐसी अवस्था में मेरे पास अनगिनत क्लाइंट आए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई, लेकिन 8वें और 10वें घर में ये बैठे हुए ग्रह की जैसे ही महादशा आई, उनका सत्यानाश हो गया। उसके बाद उन्होंने वो ऐसा जीवन नहीं देखा कभी, जब तक वो दशा चली। ये हालात होता है। और वहां काम आते हैं लाल किताब के उपाय, क्योंकि लाल किताब के अंदर ग्रहों को ही हटाने की विधि का मेन जिक्र है। लाल किताब वो है जो कमियों को दूर करती गई कि
किस कमियों को, जो एक इलाज का अभाव महसूस होता था कुंडली दिखाने के बाद भी, उसकी कमी को लाल किताब ने पूरा किया है। अब ये तो हो गई एक तरफ की बात। फिर आ जाता है कि हम कुदरती ही कई बार कमज़ोर पैदा होते हैं। किसी का चंद्रमा खराब है, किसी का सूर्य खराब है, किसी का मंगल खराब है, किसी का बुध खराब है। अब अगर इंसान की जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र मेन ये दो ग्रह हैं जो सही मायने में बच्चा पैदा करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मियाँ बीवी को आपस में खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके अंदर मिश्रण किसका है? चंद्र और मंगल का, क्योंकि चंद्रमा शरीर का 75% पानी, जो हमारे सारे भावों को नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, हमारे दिमाग तक भी लेके जाता है, हर चीज़ पे। और मंगल जो उसके अंदर बैठे हुए रेड सेल्स। और इन दोनों में यानी कि चंद्र और मंगल में जब ये पूर्ण रूप से अच्छे होते हैं तो उस इंसान में, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, शुक्र बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद हो जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में। और जिस भी इंसान में शुक्र अच्छा होगा वो ओजवान तेज लिए हुए हर तरह से दुनियादारी को जीने के काबिल होता है, गृहस्थी के सुख भोगने के लिए उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और गृहस्थी के अंदर प्रॉब्लमें जबरदस्त किस्म की पड़ती कहाँ है? मैंने पिछले शायद जलंधर में भी जिक्र किया था, जिसे मैंने नाम दिया था नर्क योग। ये नर्क योग कहाँ बनता है? ये नर्क योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल दोनों इकट्ठे हों और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए। ऐसे बच्चे को समझाना भी टाइम खराब लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता। ये हलचल मच जाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र मंगल के ऊपर जब ये इकट्ठे होते तब पड़े। ये एक तरह का पागलपन वाला योग है, जिसके बहुत जल्दी विचार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। वो एक योग बन जाता है जो टिक के कोई काम नहीं कर पाता। वो टिकने से पहले चिढ़ के भागने वाला इंसान होता है, या ना बात को समझ आकर के अपने ही घर में क्लेश करने वाला इंसान होता है। और इन्हीं के घरों में अब इस योग के कारण, क्योंकि चंद्र मंगल इकट्ठे हैं, कई बार पैसा आ जाता है घर पे, लेकिन क्लेश और बीमारी उस घर से नहीं जाती। यह बुरा योग है। और अगर कहीं आपको ये योग दिखे, हर शनिवार को शनि के दान, आप सब जानते हैं शनि की वस्तुएं क्या होती हैं, वो करवाएं। और 43 दिन लगातार दूध के अंदर हलवा बनवा के मंदिर चढ़ा करके बंटवा दे, और उसके बाद उस बच्चे को कहें कि लगातार सारी उम्र हर मंगलवार को दूध में ये हलवा बना के बांटता रहे। इससे ये नर्क योग खत्म हो जाएगा, और मैं हजारों घरों में ये नर्क योग खत्म कर चुका हूँ। इसके बाद एक और नर्क योग है, और ये तो बहुत ही गंदे वाला नर्क योग है। ये है मंगल शुक्र का इकट्ठा होना और शनि की कोई भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ना। अब ये कैसा नर्क योग है? ये दिखने में सुंदर सुशील बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये लोग बिल्कुल अलग छवि रखते हैं, लेकिन जब ये शादी करते हैं ना, जीवन साथी का सत्यानाश हो जाता है। उसकी कमाई, उसका आम हालात के अंदर रहना, आपसदारी में एक दूसरे का स्वभाव पसंद ना आना, ये सब चीज़ होने लगती है। और यही वो योग होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पनपते हैं। चाहे मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे रहते रहें, लेकिन फिर भी इनमें से कोई तो किसी के साथ जाके सोता है, वो वाले हाल हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो एक दूसरे की मन में कद्र होनी चाहिए, जो एक दूसरे के लिए दिली लगाव होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। गृहस्थी में सिर्फ दिखावा बच जाता है, और वो जो दिखावा बच जाता है वो बाद में बुढ़ापे के अंदर अलग अलग रहने का कारक बनता है। जवानी तो शर्म में गुजर जाती है, और ऐसी अवस्था के अंदर मियाँ बीवी का जीवन नर्क बनता है। ये हालात होते हैं।
और इस नर्क योग को हटाने का भी उपाय का बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा। और वो क्या है? इसके अंदर 27 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज़ लोहे की लेकर के किसी भी मजदूर को आप दान में दें, और उसके बाद हर शनिवार को दें। और अनार आजकल तो 12 महीने अवेलेबल होता है, हर मंगलवार या हर शुक्रवार को एक अनार मंदिर में ज़रूर देते रहें। ये नर्क योग खत्म हो जाता है और कलेश भी खत्म। अब इसके बाद कौन से नर्क योग और शुरू होते हैं गृहस्थी के लिए? गृहस्थी के लिए नर्क योग तब शुरू होते हैं जब हमारे पास 5 साल 7 साल पहले हुई शादी वाले बच्चे आते हैं और वो आपस में कहते हैं कि अभी तक हम कुंवारे, हम आपस में संबंध नहीं बना पाए। ऐसे में कमी किस में होती है? लड़के में। कई बार साइकोलॉजिकल कमी लड़की में, लेकिन डिवोर्स का योग नहीं होता। मैंने ऐसे बड़े बड़े घरों के बच्चे देखे हैं बेटा कि जिनकी शादियां हुई, कभी संबंध नहीं बना। कोई अमेरिका जाके आईवीएफ करवा के आ रहा है, कोई दुबई जाके करवा के आ रहा है, कोई सिंगापुर जाके करवा के आ रहा है। अब 2 घराने जुड़े हुए हैं भाई, नाम है, बच्चा तो होना ही चाहिए। आईवीएफ की लड़की वहाँ से करवा के आई है, लेकिन मियाँ बीवी का कभी संबंध नहीं बना, उनके यहाँ बच्चे। ये इससे बड़े नर्क योग और क्या होंगे? हम इंसान हैं, जीने के लिए आए हैं, इलाज तो मिलना ही चाहिए। अगर हमारा ज्योतिष, हमारा आयुर्वेद अगर ऐसे इलाज देने में सक्षम हो जाए तो और क्या चाहिए? और ये आज की डेट में सक्षम हो चुका है। मैं ऐसे भी हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जोड़ों का इलाज कर चुका हूँ और बहुत सक्सेसफुल है। उसमें से कुछ चीज़ें आज आप सबको दे के जाता हूँ, और आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर भी आप इस तरह के मरीज़ देखो, उनको ये दवाई ज़रूर दो, ज़रूर देना। जिस भी इंसान में सहन शक्ति की कमी हो जाए, उसकी त्वचा रूखी सूखी रहने लगे और सूर्य का असर यानी कि सहन शक्ति घटने लगे, तो नेचुरली बात है जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब है। यही हुआ प्रभु। और सूर्य खराब है तो लाल किताब के अंदर कहा गया है कि जब भी बीमारियों का योग हो तो आप बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके 4 दाने चीनी के मिला करके उसके ऊपर चढ़ाए और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। बरगद का पेड़ गर्म होता है और जब जल के टच में आता है तो वाष्प होता है जल, और वो जो वाष्प होकर के जल हमारे नथनों के अंदर जाता है और नीचे जो गीली मिट्टी होती है, ये जो हम अपने सेंटर में भव के तिलक लगाते हैं आगे चक्कर पे, यहाँ से सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा हमें मिलती है और हम धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगते हैं। तो एक तिलक लगाने से अगर हम इतने स्वस्थ हो सकते हैं तो सोचिए बरगद का पेड़ और क्या कर सकता है। बरगद के पेड़ की जो दाढ़ी होती है, जो उसकी लटक होती है, अगर उसकी बिल्कुल नई आई हुई जो दाढ़ी होती है, जो हल्की लाल होती है, अगर आप वो काट के सुखा लेते हैं और उसको कूट के रख लेते हैं और उसको अगर उबाल करके पीते हैं, तो औरतों की जितनी भी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन रहते हो, ये सब खत्म हो जाते हैं औरतों के। और आदमी को जिसको धात छूटती हो, जिसको स्टेमिना ही ना हो और शादीशुदा ज़िंदगी का सुख वो पा तो रहा हो लेकिन बहुत जल्दी होने की वजह से उसके हाल ख़राब हो, उसको ये खिलाइए, मियाँ बीबी खुशहाल लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। एक और बड़ के पेड़ का है, बहुत प्यारा नुस्खा। ये भी मैंने अभी आज से 1.5 साल पहले बताया था कि अक्सर गृहस्थी के कामों के अंदर आदमी इतना बिजी हो जाता है कि अपनी सेहत का, अपनी गृहस्थी का ख्याल नहीं रख पाता और उसके भी मूड स्विंग होने लगते हैं, लेकिन गृहस्थी तो चलानी ही होती है। तो ऐसी अवस्था में इंसान का गृहस्थी का सुख भोगने को मन नहीं करता, या कई लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बिल्कुल भी इस चीज़ का सुख नहीं भोग पाते, संभोग का।
इन लोगों के लिए, और प्लस जिनकी उम्र हो गई है, जो 60-70 साल की उम्र में पहुंच गए, 75 साल की उम्र में पहुंच गए, लेकिन जिनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है लगातार, उनके लिए ये अमृतमय उपाय है जो सूर्य का ही है, फिर सूर्य चंद्र का। और वो ये है कि आप एक पतासा लीजिए, बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़िए, उसमें से दूध निकलेगा, एक बूंद उसके अंदर डालिए और वो पतासा खा लीजिए। दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, चौथे दिन 4 बूंद, इस तरह से पतासा एक ही लेना है, लेकिन उसकी 27 बूंद तक बढ़ाना है, 27 दिन तक। और 27 दिन के बाद पतासा वही एक, फिर 26, 25, 24, 23 और उसे 1 तक ले आइए। अगर बुढ़ापे की बीमारियां सता रही हैं तो बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, और जवानी के अंदर अगर आप बुढ़ापा भोगने लग गए हैं तो आप जवान हो जाएंगे। ये इतना बड़ा उपाय है, डॉक्टर से छुटकारे करवा देगा। और अभी हमारे कई विद्वान ऐसे भी हैं जिनको मैं आज से 5 साल पहले जयप्रकाश जी की जवान, और जो कि ये आज भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो अभी लो पढ़ते जा रहे हैं, जिनको बोलने में तकलीफ हो रही, बोलने का मन नहीं करता, उठ करके तेज काम करने को मन नहीं करता। इन लोगों के लिए धरती पर जो अमृतमयी चीज़ है वो भी सूर्य और चंद्र ही है। और वो क्या है? 2 अंजीर रात्रि को दूध में उबाल करके खा लीजिए, 15 दिन के बाद शरीर की सारी सुस्ती खत्म हो जाएगी, जो बुढ़ापा आता महसूस हो रहा वो भाग जाएगा और इंसान जवान हो जाएगा और अपने बच्चों के लिए खूब कमाएगा और खूब आगे जाएगा। अब मैं क्या करूं, मेरी लाल किताब की पढ़ाई पूरी हुई, वशिष्ठ ज्योतिष बना लिया। अब मेरे और सवाल है कि ठीक कैसे होंगे, ठीक कैसे होंगे, तो इसलिए मेरे को आयुर्वेद में फिर और जाना पड़ रहा है, और इन ग्रहों की वस्तुओं को ढूंढ करके कौन से ग्रह को किस ग्रह के मिश्रण के साथ मिला करके क्या बनाना है, वो मेरी अभी पिछले 2 साल से 2.5 साल से चल रही है खोज, और जिसमें से जो जो सक्सेस होती जा रही है मैं वो आपको देता जाऊंगा। अब हर सम्मेलन में आपको एक नया नुस्खा ये भी मिलता रहेगा और ग्रहों के इलाज तो मिलेगा ही। जय माता की जय माता।